हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का दूसरा भाग। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। एक महीने बाद सुनैना काकी सोफे पर बैठी हुई रो रही थी और मानवी उन्हें चुप करा रही थी। काकी गुस्सा करते हुए बोली, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया और अब बता रही है इस बात को? मैं तेरे बिना यहाँ अकेली क्या करूँगी? तो मानवी उन्हें मनाते हुए बोली, ओहो काकी, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं हमेशा के लिए आपको छोड़कर जा रही हूँ। अरे 3-4 महीनों की तो बात है, फिर तो मुझे वापस आना ही है ना आपके पास। अगर ज़रूरी नहीं होता तो मैं बिल्कुल नहीं जाती। तो काकी गुस्सा करते हुए बोली, पर तुझे ऐसी जॉब करने की ज़रूरत ही क्या है? जहाँ अभी जॉब करती थी उसमें बुराई थी, अच्छा खासा घर तो चल रहा था, फिर तुझे हमसे दूर जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो मानवी उनके पैरों के पास बैठकर उन्हें समझाते हुए बोली, बेशक काकी उन पैसों से हमारा घर अच्छे से चल रहा था, लेकिन सेविंग के लिए कुछ नहीं बच रहा था। आप जानती हैं जब बच्चे बड़े होंगे तो उनके लिए खर्चे भी होंगे और हमारी ज़रूरतें भी अब बढ़ रही हैं। आप बीमार रहती हैं और अभी तक पवन अंकल के पैसे भी नहीं चुक पाए हैं, जो उन्होंने आपके ऑपरेशन के वक्त दिए थे। तो इस तरह से मैं कब तक इस जॉब के भरोसे देखती, और इस जॉब में मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं कि हम आराम से अपना घर भी मैनेज कर सकते हैं और सेविंग भी कर सकते हैं, तो इसमें बुरा ही क्या है? तो काकी उसकी बात से मान गई और फिर उसकी बात पर सहमत होते हुए बोली, ठीक है, तू कह रही है तो सही है, लेकिन तुझे कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? और हमें फ़ोन करके बताती रहियो अपना हाल-चाल। और तू मुंबई में रहेगी कहाँ? तो मानवी बोली, वैसे तो पवन अंकल के घर रहूँगी। तान्या ने कहा है कि वो मुझे कहीं और जाने नहीं देगी, लेकिन अपने काम की वजह से मुझे एज ए असिस्टेंट उस मॉडल के साथ ही रहना होगा। जहाँ-जहाँ वो जाएगी वहाँ-वहाँ मुझे भी जाना होगा। तो ज़रूरी सामान अपने साथ रखूँगी, बाकी तान्या के घर रखा रहेगा। तो काकी बोली, ठीक है, तुझे कब निकलना है इन बच्चों को भी समझा दे, ताकि तेरे जाने के बाद ये मुझे सब परेशान न करे। तो मानवी उनके गले लगते हुए बोली, आज शाम को ही निकलना है और आप चिंता मत करो, ये आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। इतना कहकर बच्चों के पास चली जाती है, उन्हें अपने जाने के बारे में बताने लगती है। बच्चे थोड़े उदास होते हैं, लेकिन जब मानवी कहती है कि वो लौटते हुए उनके लिए अच्छे-अच्छे गिफ्ट लाएगी तो सभी खुश हो जाते हैं। मानवी वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर वहीं पर खड़ी होकर कुछ देर लंबी-लंबी सांसें लेती है और अपने आप से मन में, नहीं मानवी, तुझे कमज़ोर नहीं पड़ना है। भले ही मुंबई में पहले कुछ भी हुआ हो, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। तू बस अपने काम से जाएगी और अपने काम को ख़त्म करके वापस आ जाएगी। तुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं है, वो चाहे कुछ भी करे। और वो शादी, उसे मैं नहीं मानती। मैंने तो जिससे शादी हुई है उसका चेहरा तक ठीक से नहीं देखा, तो फिर इस शादी को कैसे मानूँ? और अब तक तो उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि मंडप में अनुदी की जगह तू थी। तो फिर तुझे उन लोगों से क्या करना? वो लोग तो अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे होंगे। ये सब सोचते हुए उसकी आँखें नम हो गई थी। उसने साफ़ किया और अपना सामान पैक करने लगी, क्योंकि सच ही था, किसी ने उसके बारे में और उसकी फीलिंग के बारे में कुछ नहीं सोचा था। बस जो मन में आया वो किया, जब मन किया उसे शादी के मंडप में बिठा दिया। और अनुष्का के आने के बाद सब कुछ अनुष्का को सौंप दिया और किसी ने पलटकर उससे एक बार भी नहीं पूछा वो कैसी है, क्या कर रही है। इसीलिए कहते हैं लोग कि दुनिया बहुत मतलबी है, जब तक अपना फ़ायदा हो साथ देती है, जैसे ही मतलब खत्म उसका साथ भी खत्म है। मानवी ने अपना सामान पैक करके एक तरफ रख दिया और बाहर निकलकर बच्चों के साथ खेलने लगी, क्योंकि अब यह समय कब आना था ये तो उसे भी नहीं पता था। वहीं दूसरी तरफ मुंबई सहगल हाउस में ऋषभ फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। यहाँ इस घर में वो अकेला ही रहता था। उसके माँ, पापा, बहन सब दूसरे मेंशन में रहते थे। दादा-दादी अपने गाँव में रहते थे, जो शादी में भी अपनी बीमारी के चलते नहीं आ पाए थे। ऋषभ और अनुष्का शादी के बाद से ही इस मेंशन में अकेले रह रहे थे, क्योंकि शब से कोई भी रस्म, कोई भी पार्टी थ्रो करने से मना कर दिया था। यहाँ तक कि मीडिया में भी अभी तक अनुष्का का चेहरा नहीं दिखाया गया था।
ऋषभ बात करके पीछे पलटा तो अनुष्का उसके लिए कॉफी लेकर खड़ी थी। ऋषभ उसे इग्नोर करके जाने लगा, तभी अनुष्का उसके सामने आ गई और ऋषभ से बोली, इस तरह इग्नोर करके जाने की क्या वजह है मिस्टर ऋषभ? क्या मैं जान सकती हूँ? 1 महीने से हम दोनों इसी घर में एक दूसरे से अलग, लेकिन दुनिया वालों के सामने पति पत्नी बनकर रह रहे हैं। तो क्या घर में दोस्त बनकर नहीं रह सकते? वैसे भी मैंने तो तुम्हारी ही बात मानी है। तुमने कहा था तुमसे शादी ना करूं, तो देखो तुमसे शादी नहीं की, फिर किस बात की नाराजगी? तो ऋषभ उसकी ओर पलटते हुए बोला, किसने कहा मैं तुमसे नाराज हूँ? एंड हु आर यू? क्या रिश्ता है मेरा तुमसे जो मैं तुमसे नाराज होऊंगा? बात सिर्फ इतनी है ना, तो मुझे तुमसे दोस्ती करनी है, ना ही अपनी बीवी बनाना है। और वैसे भी शादी की माने तो मेरी बीवी कोई और है ना, ना कि तुम। तो फिर घर में तुम्हें ये दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम और मैं साथ हाँ, सिर्फ अपनी प्रॉब्लम की वजह से। जैसे ही हमारी प्रॉब्लम खत्म होती है, हम दोनों अपने-अपने रास्ते चले जाएंगे। तो तब तक मुझसे दूर रहो, वरना मॉम डैड को पता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि तुमने अपनी जगह शादी के मंडप में किसी और लड़की को बैठा दिया था और अपनी सब्स्टिट्यूट बनाकर और उससे मेरी शादी करा दी। तो मॉम डैड को 2 पल नहीं लगेंगे तुमसे नफरत करने में और तुम्हें घर से निकालने में। सो स्टे अवे फ्रॉम मी। उसकी बात सुनकर अनुष्का घबरा जाती है और ऋषभ से दूर होते हुए बोली, ओके ओके, बट मैंने कहा ना, उस लड़की को उसकी पूरी पेमेंट मिल गई है। वो कभी भी इस शादी का जिक्र किसी से नहीं करेगी। इससे तुम्हारी फैमिली को कोई खतरा नहीं है। तो ऋषभ गुस्सा करते हुए बोला, तुम जानती भी हो तुमने क्या किया है। एक बार ऐसा करने से पहले मुझसे पूछ तो लेती। मैंने तुमसे पहले ही मना किया था शादी करने के लिए, तो तुम्हें क्या जरूरत थी किसी और को अपनी जगह मंडप पर बैठाने की? तुमने भले ही मुझसे शादी न की हो, लेकिन किसी और से तो मेरी शादी करा दी, जिसका नाम मुझे कुछ पता नहीं सिवाय उसके चेहरे के। अगर कल को उस लड़की को मेरे स्टेटस के बारे में पता चला और उसने मेरे ऊपर कोई ब्लेम गेम खेला, तो उसका जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी और तुम्हारा परिवार। जिसने कंपनी को बचाने के लिए इतना कुछ किया है, वो दिवालिया हो जाएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। फिर तुम और तुम्हारा परिवार रोड पर ना आए तो कहना। इतना कहकर गुस्से में वो वहां से चला जाता है। वहीं अनुष्का अपने पैर पटकती हुई अपने रूम में पहुंच जाती है। ऋषभ वहां से निकलकर अपने कमरे में आता है और तैयार होने लगता है कि तभी फिर से उसका फोन बजने लगता है। वो स्क्रीन की तरफ देखता है जिस पर दीपिका शो हो रहा था। वो कॉल पिक करता है और कुछ बोलता है कि उधर से दीपिका की आवाज आने लगती है। दीपिका ऋषभ से बोली, भाई आप तो भाभी और अपने में इतने बिजी हो गए हो कि ना कॉल करते हो ना ही हमसे बातें करते हो। मुझे नहीं पता, या तो आप भाभी को लेकर यहाँ हमसे मिलने आओ, या फिर मैं और माँ वहीं पर आपसे मिलने आ रहे हैं। माँ भी आपसे मिलने की जिद कर रही है। तो ऋषभ कबर्ड से अपनी शर्ट निकालते हुए बोला, तुम लोगों को आना है तो आ जाओ, मैं तो नहीं आ रहा और शायद घर पर भी ना मिलूं। आज शाम मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसीलिए हो सकता है रात में लेट हो जाए। वैसे भी तुम अपनी भाभी से मिलना चाहती हो, मुझसे नहीं। जब मुझसे मिलना हो तब बता देना, टाइम निकाल लूंगा। अभी रखता हूँ, मुझे देर हो रही है। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है और तैयार होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ दीपिका अपने आप से मन में, जानती हूँ भाई आप इस शादी से खुश नहीं हैं। मुझे भी अनुष्का भाभी नहीं पसंद, पर क्या कर सकते हैं, पापा के आगे हम दोनों की चली ही कब है। और मैंने तो हमेशा से ही निशा को अपनी भाभी के रूप में देखा है, क्योंकि आप उसे पसंद करते हैं। पर क्या कर सकते हैं, अब जो सच है उसे बदल तो नहीं सकते। अब अनु भाभी को एक्सेप्ट करना ही होगा। इतना कहकर अपनी माँ से मुस्कुराते हुए बोली, माँ तैयार रहना, भाई तो मीटिंग में होंगे, लेकिन भाभी के साथ हम लोग खूब गप्पे लड़ाएंगे। अभी तैयार होते हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे। इतना कहकर अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर में दोनों ऋषभ वाले घर पहुंच जाती है और अनुष्का के साथ बातें करने लगती है। वहीं दीपिका को अनुष्का कुछ बदली बदली नजर आ रही थी और हाइट भी लंबी लग रही थी। जैसे शादी के टाइम जो अनुष्का थी वो ये है ही नहीं। जब दीपिका से रहा नहीं गया तो उसने अनुष्का से पूछ ही लिया। दीपिका अनुष्का से बोली, भाभी एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो अनुष्का मुस्कुराते हुए बोली, जी पूछिए। हालांकि उसे अंदर ही अंदर
डर लग रहा था कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। तभी दीपिका उससे बोली, भाभी शादी के टाइम आपका फिगर एकदम परफेक्ट था, मतलब ज्यादा मोटा ना ज्यादा पतला, और अभी आप पहले से पतली लग रही हो। इतना ही नहीं, आपका स्किन कलर भी थोड़ा डस्की लग रहा है और हाइट भी ज्यादा लग रही है। ऐसा क्यों? उसकी बात सुनकर अनुष्का घबरा गई कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी न जाए। फिर उसने अपने आप को संभाल कर मुस्कुराते हुए जवाब दिया और दीपिका से बोली, ऐसा कुछ नहीं है, उस दिन मैंने हील्स नहीं पहनी हुई थी। एक्चुअली लहंगे की वजह से मुझे डर लग रहा था कि हील्स पहनने की वजह से मैं गिर ना जाऊं, और यहाँ आकर मैंने डाइटिंग शुरू कर दी क्योंकि उस वक्त लहंगे की वजह से मुझे अपनी फिगर को मेंटेन रखना पड़ रहा था, वरना मुझे अपना जीरो फिगर बहुत पसंद है। और रही स्किन की बात, तो शादी के टाइम पार्लर पर आप तो जानती है कितना कुछ कराया जाता है, तो शादी के बाद मैं अभी पार्लर गई नहीं हूँ, बस उसी की वजह से आपको ऐसा लग रहा है। उसकी बात पर दीपिका चुप हो गई। फिर तीनों मिलकर आपस में बातें करने लगी। शाम को मानवी सबसे मिलकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। वहीं ऋषभ अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। उसकी मीटिंग अभी हाल ही पे खत्म हुई थी। तभी उसका असिस्टेंट पीयूष उसके पास आया और उसकी तरफ एक फाइल बढ़ाते हुए बोला, सर ये सभी मॉडलों की लिस्ट है जो इस बार हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करेगी, और जैसा आपने कहा निशा मैम का नाम सबसे ऊपर है, एक बार आप चेक कर लीजिए। और हाँ, नीचे निशा जी आई हुई है, आपसे मिलने के लिए कह रही थी, पर आप मीटिंग में थे तो इसीलिए वो वेटिंग एरिया में आपका इंतजार करने लगी। आप कहे तो उन्हें भेज दूं? तो ऋषभ निशा का नाम सुनकर हैरान रह जाता है और उसे याद आता है कि उसने काफी टाइम से निशा से ना तो बात की है ना ही उससे मिला, और आज जब उसने निशा से मिलने का वादा किया था तो वो मीटिंग और काम में इतना बिजी हो गया कि उसे याद ही नहीं रहा था कि उसे निशा से मिलने जाना था। उसने अपने असिस्टेंट से कहा, ठीक है उसे यहीं पर भेज दो और 2 कॉफ़ी भी भेज देना। तो असिस्टेंट ओके सर कहकर चला गया। थोड़ी देर बाद से ऋषभ के केबिन का दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर आई। गोरा रंग, काली आंखें, शॉर्ट फीचर्स, परफेक्ट फिगर, कंधे से नीचे ओपन हेयर्स, शॉर्ट ड्रेस पहने उसका फिगर बहुत हॉट लग रही थी। पैरों में हाई हील्स उसके परफेक्ट मॉडल होने का सबूत दे रहे थे। चेहरे पर डार्क मेकअप और अदा से अपने बालों को पीछा करते हुए एटीट्यूड के साथ चलकर आ रही थी। ऋषभ ने उसे देखा तो मुस्कुरा दिया। वो लड़की अंदर आई और आते ही ऋषभ को गले से लगा लिया। ऋषभ ने भी उसे अपने गले से लगा लिया, पर तभी उस लड़की ने ऋषभ को धक्का दिया और उससे दूरी बनाकर मुंह फुलाकर खड़ी हो गई। ऋषभ उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिया। तभी पीयूष आकर 2 कॉफी रखकर चला गया। अब केबिन में ऋषभ और निशा अकेले ही थे। निशा ऋषभ पर गुस्सा करते हुए बोली, क्या हो गया है तुम्हें ऋषभ? तुम शादी के बाद से तुमने ना तो मुझसे बात की है ना ही मुझसे मिले हो। क्या तुम उस शादी को सच में मानते हो? कहीं तुम्हें अपनी उस सो कॉल्ड बीवी से प्यार तो नहीं हो गया, जो तुम्हारी बीवी है ही नहीं? उसने तो अपनी जगह पर किसी और लड़की को पेशे देकर शादी के मंडप पर बिठा दिया। निशा की बात सुनकर ऋषभ को मानवी का चेहरा याद आ गया। उसने गुस्से में निशा से कहा, प्लीज निशा, तुम बार बार उस शादी को बीच में क्यों लाती हो? वो सिर्फ मैंने पापा की मर्जी से की और जल्दी ही पापा को तुम्हारे और हमारे रिश्ते के बारे में कन्विंस कर मैं उस लड़की को अपनी लाइफ से बाहर कर दूंगा। इसीलिए मैंने अभी तक उस लड़की को अपनी वाइफ के तौर पर ना तो मीडिया के सामने इंट्रोड्यूस किया है और ना ही पब्लिक के सामने। फिर भी तुम उस लड़की के साथ मुझे जोड़ रही हो। निशा, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, अब अपनी इस शक करने वाली आदत को मेरे लिए अपने अंदर से निकाल दो, वरना हम दोनों का एक साथ रहना मुमकिन नहीं होगा। मैं अगर किसी का हाथ थाम सकता हूँ तो छोड़ भी सकता हूँ। उसकी बात सुनकर निशा घबरा जाती है कि कहीं ऋषभ उसे अपनी जिंदगी से निकाल ना दे। जाहिर सी बात है, जब तक ऋषभ उसके साथ है तब तक वो मॉडलिंग की दुनिया में राज कर रही है। अगर ऋषभ ने उसका साथ छोड़ा तो फिर मॉडलिंग की दुनिया भी उसका साथ छोड़ देगी। कौन लड़की ऋषभ सहगल को अपनी लाइफ से निकालना चाहेगी, जो बिजनेस और इंडस्ट्री की दुनिया का बेताज बादशाह हो? वैसे भी उसने कितनी मुश्किल से ऋषभ को अपने साथ किया था। अभी 6 महीने ही तो हुए हैं उनके रिश्ते को, और अभी मॉडलिंग की दुनिया में भी उसका करियर जम नहीं पाया है। ऐसे में वो ऋषभ को कैसे अपने आप से दूर जाने दे? इतना सब सोचकर निशा जल्दी से ऋषभ के पास आती है
और ऋषभ के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोली, नहीं ऋषभ बेबी, मैं तुम पर शक नहीं कर रही हूँ, पर क्या करूँ, तुमसे गुस्सा थी तो अपना गुस्सा इस तरह जाहिर कर दिया। 1 महीने से ना तो हम मिले हैं ना ही हमारी बात हुई है, तो ऐसे में मुझे गुस्सा तो आएगा ही। प्लीज मुझे माफ कर दो और प्लीज मुझसे अलग होने की बात मत करना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। जिस पल तुम मुझसे दूर हुए समझ लेना मेरी सांसें भी मुझसे दूर हो जाएगी। इसीलिए निशा से लड़ना झगड़ना पर कभी दूर मत जाना, क्योंकि ऋषभ है तो निशा है, ऋषभ नहीं तो निशा भी नहीं। इतना कहकर उसके गले लग जाती है। ऋषभ भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वहीं निशा उसके सीने से लगे हुए मुस्कुरा देती है। ऋषभ भी मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेता है। थोड़ी देर में दोनों अलग होते हैं तो निशा उसके चेहरे को अपने हाथ में भरकर उसे किस करने के लिए अपने चेहरे को उसकी तरफ बढ़ाने लगती है। उसके इस मूव को समझकर ऋषभ अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी उसे शादी का समय याद आने लगता है। साथ ही मानवी के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं, जब उसने मानवी की गोरी नरम कलाई को पकड़कर कस के दबा दिया था तो कैसे की गोरी मखमली कलाई पर उसकी अंगुलियों के निशान पड़ गए थे। कैसे मानवी की बदन की खुशबू उसे बहका रही थी और कैसे जब उसने मानवी का घूंघट उठाया तब मानवी के रेड डार्क लिपस्टिक वाले होठ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। कैसे वो मानवी की काली कजरारी आंखों में खो गया था। ये सब बात ये शब्द याद आते ही ऋषभ का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी धड़कनें असामान्य हो गई। उसे एक अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया, जो कि उसे निशा की करीबी से नहीं हो रही थी, ना ही निशा की करीबी से उसका दिल धड़का था। निशा के होठ उसके होठों को छूने ही वाले थे कि ऋषभ ने एकदम से उसे अपने से दूर कर दिया। निशा हैरानी से उसे देख रही थी। ऋषभ ने उससे अपनी नजरें फेरते हुए कहा, प्लीज निशा, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, शादी से पहले कुछ भी नहीं। तो निशा ने उसके सामने आते हुए कहा, पर क्यों ऋषभ, 6 महीने हो चुके हैं हमारे रिलेशनशिप को, लेकिन हम दोनों ने एक लीप लीप किस तक नहीं किया। क्या मुझे तुम्हारे इतने करीब आने का हक नहीं? और कपल तो पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं और तुम एक किस भी नहीं करने देते हो। आखिर इसमें गलत ही क्या है? क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? ऋषभ उसकी तरफ देखता है, फिर उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए, नहीं, बात ये नहीं है कि तुम मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, इसीलिए तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। बात बस ये है कि मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें या मुझे गलत समझे और हमारे रिश्ते पर अंगुली उठाए। दुनिया की नज़रों में मैं अब एक शादीशुदा मर्द हूँ। निशा कुछ कहने ही वाली होती है कि ऋषभ उसके होठों पर अपनी अंगुली रख देता है और आगे कहता है, जानता हूँ तुम क्या कहने वाली हो। भले ही अनुष्का से मेरी शादी ना हुई हो, लेकिन दुनिया की नज़रों में वो मेरी पत्नी है और तुम दूसरी औरत। और दुनिया का ना सही लेकिन सच भी यही है कि मेरी शादी हुई है अनुष्का से, ना सही किसी और से। इसीलिए जब तक मैं पूरी दुनिया के सामने अनुष्का को डिवोर्स नहीं दे देता तब तक मैं कभी किसी को ये नहीं पता चलने दूंगा कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। इसीलिए सबके सामने तुम मुझसे हमेशा दूर रहोगी और बाकी लोगों की तरह मेरे साथ पेश आओगी, ज़्यादा से ज़्यादा एक दोस्त की तरह, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। पूरी दुनिया में ये नाम, ये रुतबा मेरे पापा मेरे दादा ने बहुत मेहनत से कमाया है और इसे मैं किसी भी हालात में डूबने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने अपने प्यार किया अपनी ज़िंदगी से समझौता ही क्यों ना करना पड़े। इसीलिए पापा की बातों के आगे झुककर मैं शादी के लिए तैयार हुआ था। निशा उसकी बात हैरानी से सुन रही थी। उसकी बातें सुनकर निशा को गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो जबरदस्ती अपने आप को शांत कर मुस्कुराते हुए बोली, और मैं इस फैसले में तुम्हारा साथ दूंगी, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। तो ऋषभ प्यार से उसका सर सहला देता है और निशा से कहा, अच्छा अब मुझे घर जाना होगा, तुम भी घर जाओ और आराम करो। अच्छा वो तुम्हारी नई असिस्टेंट का क्या हुआ? 2 दिन बाद से शूटिंग शुरू होने वाली है। तो निशा ने कहा, हाँ वो कल यहाँ पहुँच रही है, परसों से आ जाएगी, तुम उसकी चिंता मत करो। तो ऋषभ ने कहा, ओके, परसों टाइम से शूटिंग पर आ जाना और ड्रेस और ज्वेलरी को भी देख लेना। इतना कहकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं निशा भी अपने घर निकल जाती है। ऋषभ जब घर पहुँचा तो अनुष्का आराम से हॉल में सोफे पर बैठकर टीवी देखते हुए पॉपकॉर्न खा रही थी।
ऋषभ ने उसे एक नज़र देखा और अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर में एक नौकर जाकर उसके कमरे में खाना रखाया, क्योंकि ऋषभ जब से शादी के बाद यहाँ आया था, पहले दिन से ही अपने कमरे में ही खाना खाता था। ना ही वो अनुष्का से बात करता था और ना ही उसके साथ एक कमरे में रहता था। ऋषभ फ्रेश होकर आया और खाना खाया, फिर अपने बेड के बगल वाले कबर्ड से एक बॉक्स निकाला और उसे लेकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। उसने धीरे से उस बॉक्स को खोलकर उसमें से एक पायल निकाली, जो कि मानवी की थी, जो भागते वक्त उसके पैर से निकलकर गिर गई थी और ऋषभ को मिल गई थी। उस पायल को देखते हुए ऋषभ शादी के बाद की यादों में खो गया। फ्लैशबैक। अगले दिन सुबह ही अनुष्का की विदाई हो गई थी। ऋषभ को नहीं पता था कि जो लड़की इस वक्त उसके साथ बैठी है वो नहीं जिसे वो समझ रहा है। विदाई के बाद जब अनुष्का ऋषभ के माँ पापा वाले मेंशन पहुंची तो वहां पर जानवी जी ने उसकी आरती की और उसका गृह प्रवेश कराया। शादी की भागदौड़ में सब लोग थक चुके थे। ऊपर से ऋषभ ने भी सभी रस्में और अनुष्का को किसी से भी इंट्रोड्यूस कराने के लिए मना कर दिया। ऐसे में कोई ऋषभ की बात टाल नहीं सकता था, क्योंकि जब उसे गुस्सा आता था तो कोई उसके आगे कुछ नहीं कर सकता था। वो तो ऋषभ अपने दादाजी की बात सुनता था और इस शादी के लिए दादाजी ने ही उसे मनाया था, अपनी बीमारी का हवाला देकर। इसीलिए ऋषभ शादी के लिए तैयार हो गया था। जानवी जी ने अनुष्का को ऋषभ के कमरे में भेज दिया और खुद सब लोग आराम करने चले गए। ऋषभ अपने कमरे में आया तो अनुष्का उसकी तरफ पीट करके अपने कपड़े निकाल रही थी। ऋषभ डेविल स्माइल के साथ अनुष्का की तरफ आने लगा और पीछे से उसके एकदम पास आकर बोला, तो अब कहाँ बचकर जाओगी? वहां से तो भाग गई थी, लेकिन ये मेरा रूम है। यहाँ मेरी मर्जी के बिना ना कोई बाहर जा सकता है और ना ही कोई अंदर आ सकता है। अब बोलो तुम्हारे साथ क्या किया जाए, क्योंकि मेरे मना करने के बावजूद तुमने मुझसे शादी की। मैंने कहा था तुमसे तुम्हारे पापा की कंपनी को बचा लूंगा, फिर भी तुम नहीं मानी। उसकी बात सुनकर अनुष्का पीछे की तरफ पलटती है तो ऋषभ उसे देखकर हैरान रह जाता है और एकदम से पीछे हटते हुए, तुम कौन हो और अनुष्का कहाँ है? तो अनुष्का उसके पास आते हुए, अनुष्का मैं ही हूँ, नवीन शर्मा की बेटी। आप कैसी बातें कर रहे हैं? तो ऋषभ गुस्सा करते हुए, झूठ मत बोलो, मेरी शादी किसी और से हुई थी और मैंने उसका चेहरा देखा था। और तुम अनुष्का कैसे हो सकती हो? उसकी माँ खुद उसे लेकर मंडप तक आई थी। अगर तुम अनुष्का होती तो तुम्हारी माँ किसी और लड़की से मेरी शादी क्यों कराती? उसकी बात सुनकर अनुष्का घबरा जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ऋषभ ने मानवी का चेहरा देख लिया है। ना ही अनीता जी ने उसे कुछ बताया था। अनुष्का ऋषभ के सामने मासूम बनते हुए, तो क्या करती? आपने मुझसे शादी करने को मना किया था और मेरी फैमिली वाले मान नहीं रहे थे, तो मुझे आप दोनों की बात का मान रखना था। इसीलिए मैंने उस लड़की को पेशे देकर अपनी जगह शादी के मंडप में बैठा दिया, जिससे मेरी शादी आपसे ना हो और आप मुझ पर गुस्सा ना करें और साथ ही मेरे पापा की कंपनी भी बच जाए। उसकी बात सुनकर ऋषभ को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अनुष्का से बोला, क्या मतलब? तुमने किसी और को बैठा दिया? तुम पागल हो? ऐसे ही किसी लड़की को अपनी जगह शादी के मंडप पर बिठा दिया और मेरी उससे शादी करा दी। कल को अगर वो लड़की मुझ पर उससे शादी करने के बाद धोखाधड़ी करने का इल्जाम लगाए तो मैं क्या करूँगा? तुमने एक बार ऐसा करने से पहले सोचा नहीं? कम से कम मुझसे पूछा तो होता। मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसा कर अब मासूम बन रही हो। उस लड़की का नाम क्या है? मुझे बताओ, मैं अभी उसे यहाँ लेकर आऊँगा। उसकी बात सुनकर अनुष्का घबरा जाती है और घबराते हुए ऋषभ से बोली, नहीं नहीं, प्लीज़, सबके सामने आपकी शादी मुझसे हुई है, इसीलिए ऐसा मत कीजिए। दूसरा, मुझे नहीं पता उस लड़की का नाम पता, मुझे नहीं पता वो कहाँ से आई थी, बस उसे पैसों की ज़रूरत थी तो मैंने उसके सामने ये शर्त रख दी। अगर मेरे परिवार वालों को पता चला कि मैंने ऐसा कुछ किया है तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। ऋषभ गुस्से में, तो मैं क्या करूं? वो लोग तुम्हारे साथ कुछ भी करे, आई डोंट केयर। तुम्हें तो लड़की के बारे में कुछ नहीं पता। ओ गॉड, अब मैं क्या करूंगा? इतना कहकर परेशानी में अपने सर पर हाथ रख लेता है तो अनुष्का उसे समझाते हुए बोली, मेरे पास एक रास्ता है। ऋषभ उसकी तरफ देखने लगता है। अनुष्का फिर से बोली, देखिए, दुनिया की नज़रों में मैं आपकी बीवी हूँ। किसी को नहीं पता कि आपकी शादी किसी और लड़की से हुई थी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो लड़की भी यहाँ कभी नहीं आएगी, तो उसकी तरफ से आप निश्चिंत रहिए। रही मेरी बात, तो आप कौन सा इस शादी को हमेशा के लिए रखना चाहते हैं?
आप किसी और से प्यार करते हैं, तो इससे अच्छा तो यही है कि जब तक आप इस शादी में रहना चाहते हैं तो मेरे साथ रहिए, जिससे आपकी और मेरी प्रॉब्लम दोनों सॉल्व हो जाए। उसके बाद आप और मैं ये कह देंगे कि हम दोनों इस रिश्ते को निभा नहीं पा रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे से हमारी बन नहीं पा रहे हैं। तब आप मुझे डिवोर्स देकर अपने प्यार से शादी कर लेना। इस तरह से आप भी खुश और मैं भी खुश। हालांकि ऋषभ उसकी बात से खुश नहीं था, लेकिन अपनी प्रॉब्लम के चलते गुस्से में उसे अनुष्का की बात माननी पड़ी। पर तभी से ऋषभ अनुष्का के साथ एक कमरे में नहीं रह रहा था। वो अपने माँ बाप से यह कहकर वो दोनों अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अनुष्का को अपने साथ लेकर इस मेंशन में आ गया था और तभी से दोनों अलग अलग कमरे में रह रहे थे। फ्लैशबैक एंड। ऋषभ उस पायल को देखते हुए किसी को फोन लगा देता है। जैसे ही उधर से कॉल रिसीव होता है तो ऋषभ ने कहा, क्या हुआ, कुछ पता चला? तो उधर से एक शख्स ने कहा, नहीं सर, अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला है। शायद नवीन शर्मा ने शादी वाले दिन के सभी सबूत मिटा दिए हैं, इसलिए हमारे हाथ कोई सुराग नहीं लग पा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही हमें कुछ पता चलता है हम आपको बता देंगे। तो ऋषभ ने कहा, ओके, लेकिन मुझे शादी वाले दिन क्या क्या हुआ इन सब की एक एक डिटेल चाहिए। अगर पूरी जानकारी हासिल ना कर सके तो मेरे पास लौट कर मत आना। तो उधर से आदमी घबराकर, नहीं नहीं सर, हम जल्द ही उस लड़की का पता लगा लेंगे, और कॉल काट देता है। ऋषभ उस पायल को अपनी मुट्ठी में कस कर अपने आप से, कहाँ हो तुम, एक बार, बस एक बार मुझे तुम्हारे बारे में पता चल जाए या तुम मेरे सामने आ जाओ, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऋषभ सहगल से धोखा करने का क्या अंजाम होता है। चंद पैसों के लिए तुमने मुझे दी ऋषभ सहगल से धोखा किया, मेरे साथ खेल खेला। एक बार मेरे हाथ लग जाओ, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऋषभ सहगल क्या चीज है। उसके बाद उस अनुष्का को भी यहाँ से बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। फिर उस पायल को देखते हुए, और तुम्हें तो तड़पा तड़पा कर सजा दूंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से 1 महीने से चैन की नींद नहीं सोया हूँ मैं। तुम्हारी वजह से जिस लड़की को पसंद करता था उससे भी दूर होता जा रहा हूँ मैं, और ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर मुझसे बचना चाहती हो तो गलती से भी मेरे सामने मत आ जाना, वरना पिंजरे में कैद पंछी की तरह फड़फड़ाती रह जाओगी, और इस ऋषभ सहगल के पिंजरे में तुम्हें कभी आज़ादी नहीं मिलेगी। इतना कहकर डेविल स्माइल के साथ अपने बेड पर आकर लेट जाता है और पायल को अपने सीने से लगाकर आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि पता नहीं ये क्या एहसास थे, गुस्सा, नफरत, प्यार, लेकिन जो भी थे सिर्फ मानवी के लिए थे। जब ऋषभ ने उसका घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखा था, पता नहीं क्यों, लेकिन मानवी का चेहरा याद आते ही ऋषभ को ये सोचकर गुस्सा आने लगता था कि उस लड़की ने पेशे के लिए उससे शादी की थी और शादी के बाद उसे आसानी से छोड़कर भी चली गई, बिना उससे मिले और उससे बात किए। आखिर कोई लड़की उसका स्टेटस जाने के बाद, ऊपर से उससे शादी हो जाने के बाद उसे छोड़कर क्यों चली गई, वो भी थोड़ी सी पैसों के लिए, जबकि ऋषभ से शादी के बाद उसे पेशा, नाम, शोहरत सब कुछ आसानी से मिल चुका था, इतना कि वो जीवन भर उन्हें खर्च करती तो भी नहीं कर पाती। आखिर ऋषभ सहगल मुंबई का नंबर 1 बिजनेसमैन था, साथ ही मॉडल और फिल्म इंडस्ट्री में भी ऋषभ के बहुत सारे गहरे कनेक्शन थे। वो अपने एक इशारे पर रातों रात किसी को भी फिल्मों या फिर मॉडलिंग में काम दिलवा सकता था। साथ ही साथ वो खुद इतना हैंडसम था कि लड़कियां उसे पाने के लिए दिन रात सपने देखती थी। एक तरह से कहा जाए तो वो लड़कियों के सपनों का राजकुमार था, जिसको पाने का ख्वाब हर लड़की देखती थी, पर वो उनका ख्वाब ही था जो कभी सच नहीं हो सकता था। लेकिन उसकी तो पूरी दुनिया के सामने उसके साथ शादी हो चुकी थी, वो उसकी लीगली वाइफ बन चुकी थी, फिर भी इतनी आसानी से उसे छोड़ने का रीजन उसे समझ नहीं आ रहा था। एक पल को ऋषभ को ये भी लगता था कि उस लड़की को ऋषभ के नाम और स्टेटस के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए उसने ऐसी गलती की। लेकिन अनुष्का ने उसे बताया कि वो ऋषभ के बारे में सब जानती है, इसके बावजूद भी पैसे के लिए उसे शादी के लिए तैयार हो गई। इस बात को ऋषभ ने अपने ईगो पर ले लिया था कि कोई लड़की चंद पैसों के लिए उसके जैसे इतने हैंडसम एंड पावरफुल इंसान को कैसे छोड़ सकती है। इसीलिए उसके मन में इस वक्त मानवी के लिए गुस्सा और नफरत पल रही थी।
अगर मानवी उसके सामने होती तो पता नहीं गुस्से में वो मानवी का क्या करता। वहीं देर रात मानवी मुंबई पहुंच चुकी थी। पवन जी ने उसके लिए गाड़ी भेजी थी तो मानवी उसी में बैठकर उनके घर निकल गई। ज्यादा रात होने की वजह से उसने किसी को परेशान नहीं किया, बस तान्या जो उसके लिए जाग रही थी उससे मिली और उसके कमरे में ही सोने चली गई। अगला दिन सबका रोज की तरह ही बीता। शाम को मानवी अपने काम के हिसाब से कपड़े लेने के लिए तान्या के साथ मॉल निकल गई, क्योंकि वो ज्यादातर सादा कपड़े ही पहनती थी। वो तान्या के साथ वहां पर शॉपिंग करने लगी और अपने लिए कुछ जीन्स, वन पीस ड्रेसेज, शर्ट और टी शर्ट खरीदने लगी। उसी मॉल में निशा भी अपने लिए ड्रेसेज खरीदने आई थी। अब इसे किस्मत कहे या कुछ और, उसने ऋषभ को भी फोन कर अपने साथ शॉपिंग के लिए बुला लिया था। पहले ऋषभ ने उसे बहुत मना किया, लेकिन पता नहीं क्यों उसका मन बार बार यही कह रहा था कि उसे मॉल जाना चाहिए, तो इसीलिए लास्ट में वो निशा की बात मानकर मॉल के लिए निकल गया। वो मॉल पहुंचा तो निशा के साथ ड्रेस देखने लगा, लेकिन उसका ध्यान ड्रेस पर कम और मॉल पर ज्यादा था, जिससे निशा चिढ़ गई और वो ऋषभ से बोली, प्लीज ऋषभ मेरे लिए ड्रेस चूज करो ना, तुम तो इधर उधर देख रहे हो, मेरी बातों पर तो कोई ध्यान ही नहीं है। इसकी बात सुनकर ऋषभ झिप गया। अब वो उसे क्या बताता कि उसे लड़कियों की शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो उसका मन था इसीलिए यहाँ आ गया था। तभी उसका ध्यान एक डमी पर गया जिसने ऑफ शोल्डर वन पीस रेड कलर की और ड्रेस पहनी हुई थी। उसने निशा से कहा, निशा तुम ना उस ड्रेस को ट्राई करो, मैं बहुत देर से उसे तुम्हारे लिए देख रहा था। सच में वो बहुत खूबसूरत है, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। तो निशा अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गई और सेल्स गर्ल से उस ड्रेस को अपने लिए मंगा लिया और ट्रायल रूम में ट्राई करने चली गई। उसके जाने के बाद ऋषभ ने गहरी सांस ली और वहां से उठकर बाहर रेलिंग से हाथ टिकाकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसका ध्यान अपने सामने दूसरी साइड लगे मिरर पर गया, जिसमें उसे जाना पहचाना चेहरा दिखा तो वो हैरान हो गया। ये वही थी जो 1 महीने पहले उससे शादी कर उसे छोड़कर चली गई थी, सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए। सिर्फ ऋषभ के लिए। सच क्या है हम और आप जानते हैं। इस वक्त मानवी ने अपने हाथ में येलो कलर का गाउन पकड़ रखा था, जो तान्या जबरदस्ती उसे दिलवा रही थी और ट्राई करने भेज रही थी। ऋषभ ने पीछे पलटकर देखा तो सच में वो वही थी। तभी मानवी वहां से जाने लगी। ऋषभ ने उसे जाते देख जल्दी से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। तभी अचानक सामने से आ रहे आदमी से वो टकरा गया। वो आदमी सॉरी कहकर आगे बढ़ गया। इतने में ऋषभ ने आगे देखा तो मानवी उसकी आंखों से ओझल हो गई। ऋषभ को खुद पर ही बहुत गुस्सा आया कि क्यों वो आगे देखकर नहीं चल रहा था। उसने मानवी को इधर उधर देखना शुरू कर दिया। वही मानवी आगे चलकर एक ट्रायल रूम में घुस गई। तभी ऋषभ के पास निशा का फोन आने लगा। उसने कॉल रिसीव किया तो उधर से निशा गुस्से में बोली, कहाँ हो ऋषभ, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस चेंज करके आई और तुम यहाँ से गायब हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं है ना। तो ऋषभ निशा से, एक्चुअली निशा मुझे एक बहुत जरूरी मीटिंग की वजह से वहां से निकलना पड़ा। आई एम सॉरी। तुम्हें अगर वो ड्रेस पसंद आई हो तो तुम उसे ले लेना, अभी मैं रखता हूँ, बहुत बिजी हूँ। इतना कहकर बिना निशा की बात सुने कॉल कट कर देता है। वही निशा पैर पटकती हुई रह जाती है और अपने मन में, कुछ कर निशा कुछ कर, ऋषभ तेरे हाथ से निकलता जा रहा है। एक तो तुझे अपने करीब नहीं आने देता, ऊपर से आजकल तेरे साथ ज्यादा समय भी नहीं बिता रहा है। ऐसे तो तेरा सारा बना बनाया प्लान फेल हो जाएगा। वहीं ऋषभ चारों ओर मानवी को ढूंढ रहा था, तो वो मानवी को ढूंढते हुए ट्रायल रूम की तरफ पहुंच गया था, लेकिन कई सारे ट्रायल रूम होने की वजह से उसे नहीं पता था कि मानवी कौन से वाले ट्रायल रूम में है। इस वक्त वो उसी ट्रायल रूम के सामने खड़ा था जिसमें मानवी थी। तभी वहां पर तान्या आई। उसने बाहर से दरवाजा नॉक करके मानवी से कहा, मानवी और कितनी देर लगेगी, चलना, बहुत भूख लग रही है, अब तो बाहर आ जा। वहीं अंदर मानवी ने गाउन तो चेंज कर लिया था, लेकिन वो उसे थोड़ा लूज था। तो वो तान्या से बोली, हाँ यार भूख तो मुझे भी लग रही है और मुझे नहीं लेना ये गाउन, मुझे पसंद भी नहीं है। पता नहीं क्यों तू जिद कर रही है, ये मुझे बहुत ही लूज भी है। तो तान्या ने मानवी से कहा, अच्छा बाबा ठीक है, कोई बात नहीं, हम फिर कभी कोई और देख लेंगे। अभी वैसे भी तुझे काम के हिसाब से कपड़े चाहिए थे जो तूने ले लिए। अगर तुझे नहीं लेना तो कोई बात नहीं, मैं जिद नहीं करूंगी, अब तो बाहर आ जा। तो मानवी, ठीक है मैं चेंज करके आती हूँ। तो तान्या वहां से चली जाती है। वहीं ऋषभ जो उन दोनों की बातें सुन रहा था, उसने तान्या को नहीं देखा था।
इसीलिए उसे नहीं पता था कि वो मानवी के साथ है। इसीलिए ऋषभ आगे जाकर देखने लगता है, तभी मानवी उसके पीछे से ट्रायल रूम से बाहर निकलकर बाहर चली जाती है। ऋषभ की पीठ उसकी तरफ थी, वो उसको देख नहीं पाता। वहीं ऋषभ गुस्से में अपने आप से, सिट कहाँ चली गई ये लड़की, कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही। एक बार मेरे हाथ लग जाए छोड़ूंगा नहीं इसकी। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। ऋषभ इधर उधर देखते हुए कहता है। तभी उसका ध्यान मॉल में लगे कैमरे पर जाता है, तो वो डेविल स्माइल करते हुए मॉल के कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ जाता है। वहां लोग उसे देखते ही खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ऋषभ की पहचान मुंबई के बच्चे बच्चे को थी। आए दिन टीवी में ऋषभ का चेहरा छाया रहता था। ऋषभ वहां जाकर अभी थोड़ी देर पहले की फुटेज को दिखाने को बोला, तो वहां के स्टाफ ने बिना नार नुकुर किए उसे फुटेज दिखाने लगे। फुटेज देखकर ऋषभ हैरान था, क्योंकि इतनी देर से वो बिल्कुल मानवी के नजदीक खड़ा था, फिर भी उसे नहीं पता चला। इतना ही नहीं, वो लड़की जिसे उसने इग्नोर कर दिया था, वो लड़की उसी के साथ थी जिसे वो ढूंढ रहा था, फिर भी उसे नहीं पता चला। और तो और वो उसके बगल से ही होकर गई थी। ऋषभ को अपनी लापरवाही पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी उसे तान्या के द्वारा लिया गया नाम याद आ गया। उसने अपने मन में कहा, ओ तो मानवी नाम है मैडम का, चलो कोई ना, तुम तक ना सही तुम्हारे नाम तक तो पहुंच गया। अब तुम मेरी पकड़ से ज्यादा दूर नहीं मिस मानवी, ओ सॉरी मिसेज मानवी ऋषभ सहगल। इतना कहकर मुस्कुराते हुए वो बाहर निकल आता है। वो अपनी गाड़ी में बैठ रहा होता है कि तभी उसके पास उसके आदमी का फोन आता है, जिसे उसने मानवी की जानकारी निकालने के लिए लगवाया था। ऋषभ कॉल पिक करता है तो उधर से वो डिटेक्टिव बोला, देरी के लिए माफी चाहूंगा सर, लेकिन हमने उस लड़की के बारे में सब कुछ पता कर लिया है जिसके बारे में आप जानना चाहते थे, लेकिन बस उस शादी वाले दिन के बारे में हमें अभी पता नहीं चल पाया है। अगर आप बाकी की जानकारी जानना चाहें तो बताएं, लेकिन वो जानकारी मैं आपको फोन पर नहीं दे सकता। उसकी बात सुनकर ऋषभ खुश हो जाता है। भले ही मानवी के बारे में, शादी वाले दिन के बारे में पता ना चला हो, लेकिन बाकी की जानकारी उसे मिल गई थी। इसीलिए उसने डिटेक्टिव से कहा, ठीक है, अगले 1.5 घंटे में मुझे एएस होटल के रूम नंबर 63 में मिलो। इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होनी चाहिए। तो डिटेक्टिव ने ओके सर कहकर फोन रख दिया। 1.5 घंटे बाद ऋषभ होटल के कमरे में सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। उसके हाथ में जली हुई सिगरेट लगी हुई थी। वो सिगरेट के कस भरते हुए डिटेक्टिव से बोला, तुम्हें जो भी जानकारी मिली है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके शादी वाले दिन की भी सभी जानकारी निकालो। तो डिटेक्टिव, जो ऋषभ के सामने घबराया हुआ बैठा था, उसने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, सर जानकारी जितनी भी मिली है वो बिल्कुल सही है। इतना कहकर एक फाइल ऋषभ की तरफ बढ़ा देता है। ऋषभ उस फाइल को खोलकर देखता है, तभी डिटेक्टिव कहना शुरू करता है, इसका नाम मानवी बजाज है। चंडीगढ़ में सुनैना बजाज के साथ मिलकर शांति भवन अनाथ आश्रम चलाती है। सुनैना जी इन्हें अपनी बेटी मानती है। उम्र 23 साल, स्टडी पूरी हो चुकी है। ये अनुष्का शर्मा के अंकल की बेटी तान्या दीक्षित की फ्रेंड है और उनके साथ ही आपकी शादी अटेंड करने आई थी। उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता, लेकिन हाल फिलहाल ये मुंबई में आई हुई है। यहाँ की टॉप मॉडल निशा परमार की असिस्टेंट की जॉब इन्हें ही मिली है और आपकी कंपनी के अंदर ही इनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। इतना कहकर वो चुप हो जाता है। वहीं ऋषभ उसकी बात सुनकर डेविल स्माइल करते हुए अपने मन में, वाओ, मतलब किस्मत भी मेरा साथ दे रही है। जिसे मैं हर जगह ढूंढता फिर रहा हूँ, वो मेरे ऑफिस में मेरे ही साथ काम करेगी, क्या बात है। तो आखिर तुम खुद ही मेरे जाल में फंसने आ गई। अब तो तुम गई मानवी बजाज, तुमने मुझे धोखा दिया। अब मैं तुमसे उसके गिन गिन के बदले लूंगा, साथ ही उस अनुष्का को उसकी औकात दिखाऊंगा। क्या कहा था उसने कि तुम उसे ऐसे ही मिली थी। उसका एक झूठ तो पकड़ा गया, अब देखते हैं उसने मुझसे क्या क्या छुपाया है। फिर उस डिटेक्टिव से कहा, जितनी जल्दी हो सके शादी वाले दिन की इंफॉर्मेशन भी निकालो, जिसको जितने पैसे खिलाने पड़े खिलाओ। मेरा नाम भी यूज कर सकते हो। रिसोर्ट के मालिक से बात करो, लेकिन उस दिन की सारी इंफॉर्मेशन मुझे जल्द से जल्द चाहिए। तो वो डिटेक्टिव ओके सर कहकर चला जाता है। वहीं ऋषभ मानवी को याद करते हुए, सो फाइनली तुमसे मिलने का समय आ गया है। रीजन चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन सच यही है कि तुमने उस अनुष्का का साथ दिया, जिसकी सजा तुम्हें भी भुगतनी होगी। वेलकम टू माई हेल मिसेज सहगल। अब तुम मेरी कैद से
तभी बाहर जा पाओगी जब मैं चाहूँगा। इतना कहकर मुस्कुराते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरे दिन सुबह मानवी आज जल्दी उठ गई थी। आखिर उसका ऑफिस में आज पहला दिन जो था, और जिस मॉडल की वो असिस्टेंट थी, उसके बारे में उसने सुन रखा था कि वो बहुत नकचड़ी है, बात बात पर गुस्सा करती है। इसीलिए मानवी गलती से भी कोई गलती नहीं करना चाहती थी। उसने जल्दी से अपने कपड़े लिए और बाथरूम में घुस गई। नहाकर आई तो उसने हाफ स्लीव्स ब्लैक कलर की लॉन्ग कुर्ती विद जींस पहनी हुई थी। चेहरे पर मेकअप के नाम पर सिर्फ आंखों में काजल और अपने होठों पर पिंक लिप बाम। उसके होठ पहले से ही पिंक थे, इसीलिए उसे लिपस्टिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और कानों में बड़े-बड़े झुमके और अपने बालों को खुला कर रखा था, जो उसकी कमर पर नागिन की तरह लहरा रहे थे। उसने अपना बैग लिया और जरूरी फाइल लेकर सीढ़ियां उतरने लगी। तभी उसे आरती जी मिली, जो हाथों में दही शक्कर लेकर आ रही थी। आरती जी उसे रोकते हुए, अरे रुक जा मानवी, आज तेरा ऑफिस का पहला दिन है, तो दही शक्कर खाकर जा, इससे सब काम अच्छा होगा। तो मानवी मुस्कुराते हुए उनसे दही शक्कर खा लिया और तान्या के साथ ऑफिस के लिए निकल गई। तान्या भी मेहरा इंडस्ट्रीज में काम करती थी, और मेहरा कंपनी का सीईओ रोहित मेहरा उसका बॉस होने के साथ साथ फियोंसे भी था। साल भर पहले ही दोनों ने परिवार की आपसी सहमति पर एंगेजमेंट कर ली थी। वहीं ऋषभ सहगल मेंशन में। आज ऋषभ भी जल्दी से तैयार होकर नाश्ता कर ऑफिस के लिए निकल गया था। आखिर आज उसे मानवी से मिलना जो था। अनुष्का उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने अनुष्का को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, जिससे अनुष्का चिढ़ गई। उसने अपनी माँ अनीता जी को फोन कर दिया, इस बात से अनजान कि ऋषभ ने पहले ही घर के नौकरों को उस पर नजर रखने के लिए कह दिया है। थोड़ी देर में तान्या मानवी को लेकर सहगल ग्रुप्स ऑफ कंपनीज एंड टेक्सटाइल पहुंच गई, जिसकी दूसरी बिल्डिंग पर सहगल इंडस्ट्रीज लिखा हुआ था। मानवी इतनी बड़ी कंपनी को हैरानी से देख रही थी। उसके हाथ पांव कांपने लगे थे, ये सोचकर कि वो इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करेगी। उसे घबराते हुए देख तान्या उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर बोले, देख मानवी, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक दो दिन तुझे घबराहट होगी, लेकिन फिर यहाँ काम करने की आदत हो जाएगी। इसीलिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को अपनी नर्वसनेस के आगे हाथ हाथ से मत जाने देना। बी कॉन्फिडेंट, सब कुछ अच्छा होगा। उसकी बात सुनकर मानवी ने एक गहरी सांस ली, उससे गले मिलकर अंदर चली गई। वहीं तान्या भी अपनी कंपनी के लिए निकल गई। मानवी अंदर आई और रिसेप्शनिस्ट से जाकर निशा के बारे में पूछने लगी। रिसेप्शनिस्ट पहले एक पल को उसे देखती रह गई, फिर मानवी से बोली, आप अभी वेटिंग एरिया में वेट कीजिए, निशा मैम अभी तक आई नहीं है, और आने के बाद सबसे पहले वो आरएस सर से मिलेगी, उसके बाद किसी और से बात करेगी, तब तक आप इंतजार कीजिए। तो मानवी हल्की मुस्कुराहट के साथ लॉबी में जाकर बैठ गई और निशा का इंतजार करने लगी। तभी वहां पर एक और लड़की आकर बैठ गई और मानवी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी, तो मानवी भी उसे एक मुस्कुराहट पास की। तभी वो लड़की उसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोली, हाय, मेरा नाम पायल है, और तुम्हारा? तो मानवी उससे हाथ मिलाते हुए बोली, मेरा नाम मानवी है। तो पायल मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा नाम है, तुम यहाँ किस पोस्ट के लिए आई हो? तो मानवी, मैं यहाँ निशा परमार की असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आई हूँ, और आप? तो पायल, सीरियसली, मैं भी यहाँ उसकी ही मैनेजर की पोस्ट पर हूँ। चलो अब हम लोग दोस्ती भी कर लेते हैं, क्योंकि हम दोनों को एक साथ ही रहना है और उसे झेलना है। तो मानवी उसकी बात पर मुस्कुरा देती है और उससे बोली, दोस्ती का तो ठीक है, लेकिन ये झेलने वाली बात को समझ नहीं आई। तो पायल मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, क्योंकि निशा परमार टॉप मॉडल भले ही हो, लेकिन एक नंबर की फ्लॉप पर्सन है। किसी से बात करने की तमीज नहीं है उसमें। अब तक उसकी न जाने कितनी असिस्टेंट और मैनेजर बदली जा चुकी है, ये तो मुझे भी नहीं पता। अब हमारी बारी है, पता नहीं इस औरत को मॉडल किसने बना दिया। चेहरे पर तो इतना मेकअप होता रहता है कि इसका असली चेहरा भी किसी को याद नहीं। मैं तो 100% श्योर हूँ कि रियल में इसकी शक्ल हातिम ताई वाली चुड़ैल से मिलती होगी। मानवी उसकी बात हैरानी से सुन रही थी, क्योंकि उसे यहाँ पर भी तान्या के जैसा एफएम रेडियो मिल गया था, जो कभी बंद नहीं होगा, और उसे इसे भी झेलना होगा। तभी पायल ने उसकी तरफ देखा और उसे हैरान देखकर बोली, ज्यादा बोल गई ना, क्या करूं, मेरी आदत ही है ज्यादा बोलने की। उसकी बात सुनकर मानवी खिलखिलाकर हंस पड़ी। वहीं उसकी प्यारी सी खनकती हंसी सुनकर कई लोगों की नजर उस पर आकर ठहर गई।
इस बात से बेखबर मानवी अभी भी खिलखिलाकर हंस रही थी। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ भी अभी ऑफिस आया था। उसका एंट्रेंस डोर बाकी सबसे अलग था, जो कि लॉबी के पीछे से होकर गुजरता था। ऋषभ भी अपने केबिन की ओर जा रहा था कि तभी उसके कानों में किसी की खनकती हुई हंसी की आवाज पड़ी, जिससे ऋषभ के आगे चलते कदम अपने आप ही रुक गए। वो वहां से लॉबी की तरफ लगे मिरर की साइड आ गया। तभी उसकी नज़र एक चेहरे पर ठहर गई, जो कि मानवी का था। मानवी का गोरा रंग उसकी काली कुर्ती में उभर कर दिख रहा था। उसके खुले बालों की लटें हंसने की वजह से आगे आकर उसके गालों को छू रही थी। कानों में बड़े-बड़े झुमके, जिनके मोती उसकी हंसी के साथ खनक रहे थे। आज ऋषभ ने पहली बार मानवी को इतने करीब से और इस रूप में देखा था। वो मासूम सा बेदाग दूध सा उजला चेहरा, जिसे खूबसूरत दिखने के लिए किसी भी मेकअप प्रोडक्ट की जरूरत नहीं थी। उसकी वो खनकती हुई हंसी जो किसी मधुर संगीत की तरह कानों में सुकून पहुंचा रही थी, और उस पर उसके लेफ्ट साइड बना होठों के पास तिल उसकी खूबसूरती को और खूबसूरत हंसी में चार चांद लगा रहा था। उसके गुलाबी होठ, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सफेद गुलाबों के बीच दो गुलाबी गुलाब को संजोकर रख दिया हो। ऋषभ का दिल मानवी को देखते ही धड़क उठा था। उसका अपनी धड़कनों पर कोई काबू नहीं था। मानवी को हंसते देख अनायास ही ऋषभ के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन तभी उसकी मुस्कुराहट गुस्से में बदल गई जब उसका ध्यान ऑफिस के लोगों पर गया, जो मानवी को हंसते हुए देख रहे थे, खास तौर पर लड़के। उसने गुस्से में एक नज़र लड़कों को देखा, फिर एक नज़र मानवी को देखते हुए ऊपर अपने केबिन में चला गया। वहां जाकर उसने अपने असिस्टेंट पीयूष को कॉल किया। जैसे ही पीयूष ने कॉल रिसीव किया तो ऋषभ ने गुस्से में कहा, अभी के अभी नीचे जाकर लॉबी में बैठे लोगों से कहो कि वो यहाँ काम करने आए हैं, न कि हंसी ठिठोली करने। अगर उन्होंने अपना काम टाइम पर खत्म नहीं किया तो उन लोगों के साथ तुम्हारी भी आज की सैलरी कट हो जाएगी और 1 महीने तक कोई बोनस भी नहीं मिलेगा। डू यू अंडरस्टैंड? उसकी बात सुनकर पीयूष घबरा गया। उसने अपने मन में कहा, हे भगवान, अब ऐसा कौन है जो ऋषभ सर को भड़का रहा है? पता नहीं लोगों को ही इनके सामने हंसी मजाक क्यों करना है। चल बेटा पीयूष, लग जा काम, वरना इन लोगों के साथ तेरी भी सैलरी और बोनस जाएगा। और ऋषभ से, ओके सर, मैं अभी जाकर सभी को अलर्ट करता हूँ कि वो लोग काम को छोड़कर अपनी हंसी मजाक पर ध्यान दे। तभी उसे ध्यान आता है कि वो क्या बोल गया। वो घबरा कर ऋषभ से, सॉरी सर, आई मीन हंसी मजाक छोड़कर काम पर ध्यान दे कहकर आता हूँ। इतना कहकर जल्दी से नीचे भाग जाता है। वही मानवी और पायल अब तक बात कर रही थी, लेकिन कुछ लड़के अब उन दोनों को ही देख रहे थे कि तभी पीयूष वहां आ गया। उसने उन लोगों को डांट लगाते हुए कहा, अगर तुम लोगों ने अभी अपना काम टाइम पर खत्म नहीं किया तो सर आज तुम लोगों की सैलरी के साथ साथ 1 महीने का बोनस भी काट लेंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि हंसी मजाक बाद में करना और पहले काम करो। उसकी बात सुनकर सभी घबरा जाते हैं और जल्दी से अपना काम करने लगते हैं। तो दोस्तों, आगे क्या होगा ऋषभ और मानवी की इस प्यारी सी प्रेम कहानी में, जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। इस कहानी का अगला भाग बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।